सीखेंगे एलटीई में नेटवर्क में कॉल फ्लो कैसे होता है। यहाँ कॉल फ्लो से मतलब है कि यूई जो है वो नेटवर्क को कैसे एक्सेस करता है, एक्सेस करके वो फिर अदर नेटवर्क या फिर आईपी नेटवर्क या इंटरनेट सर्विसेज से कैसे आईपी पैकेट को फ्लो करता है डाउनलिंक डायरेक्शन में और अपलिंक डायरेक्शन में। तो हम कॉल फ्लो पढ़ने के पहले थोड़ा सा एक बार एलटी आर्किटेक्चर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि इसमें ई नोड बी होता है जो एमएमई से कनेक्ट होता है S1 इंटरफेस से कंट्रोल प्लेन में, और ई नोड बी साथ में सर्विंग गेटवे से भी कनेक्ट होता है। एमएमई जो है वो सिग्नलिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है कंट्रोल प्लेन में, और सर्विंग गेटवे जो है आईपी पैकेट के लिए जो है यूजर प्लेन में के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सर्विंग गेटवे और पीडीएन गेटवे, पी गेटवे, ये दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं यूजर प्लेन के लिए, यूजर डाटा के लिए, और एमएमई सिग्नलिंग पर्पज के लिए कंट्रोल करता है सारा चीज़। और एचएसएस जो है, एचएसएस में आपका यूजर के सारा डेटा जो है एमसी हुआ है उसका सब्सक्रिप्शन डेटा मतलब कि वो किस सर्विसेज के लिए वो अथराइज है। तो एचएसएस का दो फंक्शन हो गया, एक हो गया ऑथेंटिकेशन मतलब कि वो यूज़र मेरा नेटवर्क का है या नहीं है। दूसरा चीज़ हो गया अथराइजेशन मीन्स वो कौन कौन सी सर्विस के लिए एलिजिबल है, मतलब उसने कौन सा रिचार्ज कराया है, वो एसएमएस के लिए एलिजिबल है या फिर कॉल के लिए एलिजिबल है या फिर वो डेटा के लिए एलिजिबल है। तो ये सब्सक्रिप्शन डाटा खिलाया जो है। तो एचएसएस दो काम कर रहा है, अथराइजेशन का और ऑथेंटिकेशन का। ऑथेंटिकेशन में ये डिफरेंस हो गया। एमएमई जो है कंट्रोल सिग्नलिंग का काम कर रहा है। एसजीडब्ल्यू पीजीडब्ल्यू आपका ये यूजर डाटा फ्लो करने के काम आ रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है हमको आईपी पैकेट को फ्लो करना है मतलब भेजना भी है और रिसीव भी करना है। तो ये मेरा कॉल फ्लो हो गया। हम आईपी, क्योंकि इसमें सारा वॉइस कॉल भी आईपी कॉल हो रही है, इंटरनेट आईपी तो है ही है जो है। तो इसमें क्या हो रहा है कि जो फर्स्ट स्टेप होगा उसमें जो है आपका ई नोड बी और एमएमई के बीच में हमको जो है एक सिग्नलिंग पाथ क्रिएट करेंगे। और यहाँ पे देख रहा है फिर एचएसएस जो है उसको यूजर को ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन करेगा। फिर एक पाथ क्रिएट होगा यूजर और सर्विंग गेटवे के बीच में यूजर प्लेन के लिए, और सर्विंग गेटवे टू पी गेटवे फ्लो आईपी पैकेट फ्लो के लिए। अब यहाँ पे देख रहे हैं ऐसे यूवी और ई नोड के बीच में मेरा जो यूजर डेटा फ्लो के लिए जो पाथ क्रिएट होगा वो कहलाएगा डेटा रेडियो बेरर, और ई नोड बी और सर्विंग गेटवे के बीच में जो पाथ क्रिएट होगा वो कहलाएगा जीटीपीयू जीपीआरएस टनलिंग प्रोटोकॉल इन फॉर यूजर प्लेन। जीटीपी प्रोटोकॉल जो है वो कंट्रोल प्लेन के लिए भी यूज होगा, लेकिन वो एमएमई और सर्विंग गेटवे के बीच में होगा कंट्रोलिंग के लिए जो है, कंट्रोल सिग्नल का फ्लो जो होगा पर्टिकुलर डेडिकेटेड यूजर के लिए, तो वो जीटीपीसी कहलाएगा। इसी तरह फिर सर्विंग गेटवे और पी गेटवे के बीच में हमको एक टनल बनाना है जिससे हम आईपी डेटा को फ्लो कराएंगे अपलिंक और डाउनलिंक डायरेक्शन में। और एसजीडब्ल्यू पीजीडब्ल्यू इन दोनों के बीच में जीटीपीसी भी एक टनल क्रिएट करना है। तो फाइनली मेरा टारगेट जो रहेगा कि अगर ये सारे प्रोसेस जो है मेरे डीआरबी डेटा रेडियो बेरर जीटीपीयू और एसजीडब्ल्यू पीजीडब्ल्यू के बीच में एक पाथ क्रिएट हो जाएगा, एक टनल क्रिएट हो जाएगा। हर टनल की अपनी आईडी होगी, अपलिंक के लिए अलग होगी और डाउनलिंक के लिए अलग होगी। तो हम देख रहे हैं कि ये पाथ कैसे क्रिएट करेंगे। इसमें बहुत सारा प्रोसीजर होगा एक एक। अब ये पाथ क्रिएट करने के लिए जो ई नोड बी और यूई के बीच में डेटा रेडियो बेरर, फिर ये ई नोड बी और एसजीडब्ल्यू के बीच में एक टनल क्रिएट किया, फिर एसजीडब्ल्यू और पीजीडब्ल्यू के बीच में एक टनल क्रिएट करेगा। तो ये कई सारे प्रोसेस से होके गुजरता है। तो वो सारा प्रोसेस हम देखेंगे कैसे कैसे होता है। जैसा कि यहाँ पिक्चर में दिख रहा है कि फर्स्ट टाइम क्या करेगा। तो यूवी को मान लेते हैं कि फर्स्ट टाइम कॉल करनी है,
कॉल करनी है, नेटवर्क को एक्सेस करना है। नेटवर्क को एक्सेस करना है तो यूवी पहला मैसेज भेजता है आरए प्रियम्बल, रैंडम एक्सेस प्रियम्बल, इसके बारे में डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो वो रैच चैनल के थ्रू इनोड बी को रिक्वेस्ट भेजा, आरए प्रियम्बल भेजा। इनोड बी उसको रीड किया, रीड करने के बाद उसको एक रिस्पॉन्स भेजा। इसमें एमसी इंफॉर्मेशन नहीं भेजता है इसको, इनोड बी को, क्योंकि इनोड बी एमसी जो है बहुत सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन होता है, तो उसके लिए वो उसको नहीं भेजता है। तो आरए प्रियम्बल भेजा रैच चैनल के थ्रू रिक्वेस्ट नेटवर्क एक्सेस करने के लिए। इनोड बी उसको रीड किया, रीड करने के बाद उसको एक टेम्प्रोरी आइडेंटिटी प्रोवाइड करता है यूजर को कि फर्दर आप कम्युनिकेशन हमसे जब भी करोगे तो इस नाम से करोगे। उसको कहते हैं CRNTI, सेल रेडियो नेटवर्क टेम्प्रोरी आइडेंटिटी। CRNTI इसको यूवी को अलॉट कर दिया कि अभी फर्दर कम्युनिकेशन मेरे और तुम्हारे बीच में जब भी होगा तो वो CRNTI एड्रेस के थ्रू होगा। अब यूवी को CRNTI वो भेजता है रैंडम एक्सेस रिस्पॉन्स मैसेज के थ्रू। इसको वापस रिस्पॉन्स मिला, यूवी को CRNTI अलॉट हो गया। अब उस CRNTI के थ्रू जो है, मतलब उस नॉमेनक्लेचर या बोलेंगे उस एड्रेस, यूवी का वो एड्रेस हो गया या फिर उसका नया न्यू नेम हो गया, टेम्प्रोरी आइडेंटिटी हो गया, वो जैसे मिलता है तो वो यूवी जो है RRC कनेक्शन रिक्वेस्ट, एक चैनल के लिए रिक्वेस्ट भेजता है कि हमको एक चैनल अलॉट करिए, जो भी कॉज है हमको चैनल एक चाहिए जो है कम्युनिकेशन के लिए। इनोड भी उसको रीड करता है और RRC कनेक्शन सेटअप उसको एक चैनल अलॉट कर देता है। जैसे बोलेंगे डेडिकेटेड कंट्रोल चैनल, RRC कनेक्शन रिक्वेस्ट कॉमन कंट्रोल चैनल पे जाएगी और RRC कनेक्शन जो सेटअप होगा वो फिर मतलब उसको एक डेडिकेटेड कंट्रोल चैनल अलॉट हो गया, तो बोलेंगे RRC कनेक्शन सेटअप किया इनोड भी, एक चैनल उसको दे दिया कम्युनिकेशन के लिए। अब यूवी को जैसे ही RRC कनेक्शन सेटअप हुआ तो यूवी एक रिस्पॉन्स भेजेगा कि हम RRC कनेक्शन कंप्लीट हो गया। ये पहला मैसेज है। अभी तक मैसेज इनोड बी और यूवी के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा था। अब जो है ये पहला मैसेज भेजेगा नास नेटवर्क को। अभी तक ये एक्सेस नेटवर्क एक्सेस स्टेटम में मैसेज जा रहे थे, अब ये नास मैसेज, पहला ये नास मैसेज रहेगा, जिसमें क्या रहेगा, पहला तो इनोड बी को एक एक्नॉलेजमेंट जाएगा कि RRC कनेक्शन कंप्लीट हो गया है। दूसरा ये बोलेगा कि हमको कोर नेटवर्क से अटैच के लिए रिक्वेस्ट भेजेगा, और तीसरा चीज़ भेजेगा PDN कनेक्शन रिक्वेस्ट, मतलब इसको PDN से PG पैकेट डाटा नेटवर्क गेटवे से इसको कनेक्ट करने के लिए जो है। तो अब ये चीज़ें इनोड बी को रिसीव हुई, फिफ्थ वाला देख रहे हैं। अब इसमें इसका MC इंफॉर्मेशन भी होगा, लेकिन इस मैसेज को इनोड बी उसको पढ़ नहीं सकता है। वो मैसेज आया, उसको पता है कि ये MME के लिए है, नास के लिए है मैसेज, वो एज इट इज इसको फॉरवर्ड कर दिया MME को। MME मैसेज को पढ़ता है और उसमें मैसेज में MC इंफॉर्मेशन भी रहती है। उस MC को वो भेज देता है HSS को ऑथेंटिकेशन के लिए, कि मतलब ये यूजर हमारे नेटवर्क का है या नहीं है। HSS के पास यूजर का ऑलरेडी MC स्टोर होता है और उस यूजर के अकॉर्डिंग एक की भी स्टोर रहता है, के बोलते हैं। तो HSS पहले देखेगा हाँ ये मेरा यूजर है, यूजर के बाद ऑथेंटिकेशन के लिए फिर ये एक की जनरेट करेगा, रैंडम वैल्यू एक जनरेट करेगा और की ये वापस MME को भेज देगा, कैलकुलेट करेगा उसके अकॉर्डिंग। एक एल्गोरिथम है, उस एल्गोरिथम के थ्रू जो वैल्यू आती है कैलकुलेट करने के बाद उस यूजर के अकॉर्डिंग वो MME को भेज देगा। MME वो रैंडम वैल्यू ऑटोमेटिक ऐसे ही कोई भी वैल्यू वो उठा सकता है, तो उस रैंडम वैल्यू और जो सिम में स्टोर रहता है, HSS में स्टोर रहता है, कि उन दोनों की हेल्प से एक फार्मूले से एक न्यू नंबर जो XRES जो रिजल्ट आएगा वो भी इसको MME को भेज देता है उस यूजर के करस्पॉन्डिंग। अब MME उस रैंडम नंबर को भेजता है आपको वापस यूजर इक्विपमेंट को,
ये कहलाएगा ऑथेंटिकेशन रिक्वेस्ट। यूजर को भेजा, यूजर जो है रैंडम वैल्यू को रिसीव किया और सिम में वो चीज़ें, मतलब यूजर इक्विपमेंट में वो चीज़ें कैलकुलेट हुई। ये कैलकुलेट करके एक रिजल्ट निकाला, RES बोलेंगे। इस रिजल्ट को एज ए ऑथेंटिकेशन रिस्पांस के रूप में वापस MME को सेंड कर देगा, 7th नंबर ऑथेंटिकेशन रिस्पांस। अब कैलकुलेशन जो HSS में हुआ उससे रिजल्ट आया XRES, और यूजर इक्विपमेंट में जो मेरा ये कैलकुलेशन हुआ उसमें आया RES। अब MME जो है XRES और RES को कंपेयर करेगा, अगर दोनों वैल्यू सेम रहेंगी मीन्स हाँ यूजर मेरा सही है, मेरे ही नेटवर्क का है, एवरीथिंग ओके। तो अगर वैल्यू डिफरेंट आई तो मतलब फिर ये रिजेक्ट हो जाएगा, ऑथेंटिकेशन रिजेक्ट हो जाएगा, तो फिर कोई कॉल कुछ नहीं हो सकता। तो ऑथेंटिकेशन जैसे ही होता है, ऑथेंटिकेशन के बाद फिर आपका नास सिक्योरिटी प्रोसीजर होता है। नास का अपना सिक्योरिटी प्रोसीजर होता है जो इंटीग्रिटी प्रोटेक्शन और सिफरिंग पर्पज के लिए यूज होता है, कि अब नास MME और UE के बीच में जो भी कम्युनिकेशन होगा वो इंटीग्रिटी प्रोटेक्टेड और आपका सिफरिंग इंक्रिप्टेड रहेगा इंफॉर्मेशन। तो उसके लिए MME जो है सिक्योरिटी मोड कमांड भेजता है UE को वाया जो है आपका इनोड B। ये चीज़ें इम्प्लीमेंट होती हैं और वापस रिस्पांस भेजता है UE, जहाँ सिक्योरिटी मोड कंप्लीट हो गया। सिक्योरिटी मोड कंप्लीट होता है तो MME फिर XSS को भेजता है लोकेशन अपडेट रिक्वेस्ट। ये लोकेशन अपडेट रिक्वेस्ट किसके लिए होता है? यूजर का सब्सक्रिप्शन डाटा, सब्सक्रिप्शन इंफॉर्मेशन की यूजर किस चीज़ के लिए अथोराइज है। अब ये अथोराइजेशन का काम करेगा। ऑथेंटिकेशन हो गया, ये अब अथोराइजेशन मतलब किस किस ये सर्विसेज के लिए अथोराइज है, SMS के लिए अथोराइज है, डेटा के लिए अथोराइज है, या फिर कॉल के लिए अथोराइज है। तो ये अथोराइजेशन डाटा XSS जो है इसको रिस्पांस में भेजेगा कि हाँ ये चीज़ जो भी ये रिक्वेस्ट भेजा है इसके लिए ये अथोराइज है। MME को जब ये रिस्पांस मिलता है कि हाँ ठीक है यूजर इसके लिए अथोराइज है, तो MME फिर सर्विंग गेटवे को एक क्रिएट सेशन रिक्वेस्ट भेजता है। क्रिएट सेशन रिक्वेस्ट भेजता है कि मतलब एक टनल क्रिएट करो विथ पैकेट डाटा नेटवर्क फॉर दिस यूजर। जो यूजर रिक्वेस्ट किया है उसके लिए एक, जो वैसे अभी दिखाया मैंने कि GTPU टनल क्रिएट करो। SGW को मैसेज रिसीव होता है, मैसेज को स्टोर करके फिर वो PGW को भेज देता है कि एक आप जो है टनल जो है क्रिएट करिए, एक पाथ क्रिएट करिए। PGW और SGW के बीच में एक पाथ क्रिएट हो जाता है, जो S1 बीरर बोलेंगे सेटअप हो रहा है। इन दोनों के बीच में S5 बीरर सेटअप हो रहा है। तो S5 बीरर कंट्रोल प्लेन में भी काम करता है और यूजर प्लेन के लिए भी काम आता है, जैसा कि यहाँ इस पिक्चर में देख रहे हैं। इस मैसेज के बाद फिर आपका एक टनल क्रिएट हो गया। टनल क्रिएट होने के बाद SGW वापस MME को रिस्पांस भेजता है कि हाँ इधर एक पाथ मेरा क्रिएट हो गया है डेडिकेटेड टू दैट यूजर जो आप हमको भेजे थे। लेकिन इस रिस्पांस को भेजने से पहले SGW सर्विंग गेटवे इनोड B के साथ भी एक टनल क्रिएट करता है। GTPU टनल क्रिएट करेगा ये अपलिंक डाटा के लिए कि इनोड B जो भी इंफॉर्मेशन भेजेगा वो हमको इस टनल के थ्रू भेजेगा, और उस टनल का भी एड्रेस जो है इसको MME को भेज देता है कि ये टनल हम क्रिएट किए हैं इनोड B के साथ, ये यूजर जो भी अपलिंक इंफॉर्मेशन भेजना है वो इस टनल के थ्रू भेजेगा। तो SGW क्या किया, एक तो PGW के बीच में आपका एक टनल क्रिएट हो गया जो एक्सटर्नल नेटवर्क से कम्युनिकेशन होगा, और यहाँ पे जो है इनोड B के साथ भी एक टनल क्रिएट हो गया फॉर जो यूजर जो है अपलिंक डाटा भेजेगा SGW को। MME को रिस्पांस मिल गया कि सेशन जो है मेरा कंप्लीट हो गया है, रिस्पांस भेज दिया MME को। MME को जैसे ही रिस्पांस मिलता है कि हाँ अभी टनल क्रिएट हो गया, तो ये वापस जो है फिर UE को मैसेज भेजता है, नास अटैच एक्सेप्ट रिक्वेस्ट, इनिशियल कॉन्टेक्ट सेटअप रिक्वेस्ट और डिफ़ॉल्ट बीरर एक्टिवेशन रिक्वेस्ट। इसमें आपका ये मैसेज जब
यूवी को रिसीव होता है, मतलब ई नोड बी को रिसीव होता है, तो ई नोड बी इसको यूवी को भेजने से पहले अपना खुद का सिक्योरिटी मोड कमांड जो है भेजता है। इसका अपना सिक्योरिटी एल्गोरिथम रहेगा। ये बोलेगा, ई नोड बी बोलता है कि मेरे और आपके बीच में अभी जो फर्दर कम्युनिकेशन होगी आगे की, वो जो है इंटीग्रिटी प्रोटेक्टेड और इनक्रिप्टेड रहेगी। इसका अपना जो है एक अलग से सिक्योरिटी है जो एएस सिक्योरिटी कहलाएगा। मोबाइल रिसीव करता है एएस सिक्योरिटी मोड कमांड और कंप्लीट होने के बाद इसको फिर रिस्पांस भेजता है कि हाँ सिक्योरिटी मोड जो है कंप्लीट हो गया। सिक्योरिटी मोड कंप्लीट हो गया तो इसको बाकी मैसेज मिलते हैं कि अब जो है इनिशियल कॉन्टेक्स्ट सेटअप रिक्वेस्ट के लिए और डिफ़ॉल्ट बियर एक्टिवेशन रिक्वेस्ट के लिए मोबाइल को यूजर को या ई नोड बी जो है फिर इसको यूजर को बोलता है कि आप जो है एक डिफ़ॉल्ट बियर एक्टिवेट करिए। तो आरआरसी कनेक्शन रिकॉन्फ़िगरेशन होता है और एक डेटा रेडियो बेरर ई नोड बी और यूवी के बीच में यूजर इन्फॉर्मेशन भेजने के लिए अपलिंक और डाउनलिंक के लिए क्रिएट होता है। तो जब क्रिएट करने के बाद जो है डीआरबी बेरर जो क्रिएट हो गया तो फिर ये वापस जो है ई नोड बी को रिस्पॉन्स भेजता है कि अभी ये मेरा कंप्लीट हो गया है। आपका एक डाटा रेडियो बेरर दोनों के बीच में कम्युनिकेशन के लिए क्रिएट हो गया है। क्रिएट होने के बाद ये फिर ई नोड बी जो है जब ई नोड बी को रिसीव होता है तो ई नोड बी फिर वापस एमएमई को आप जो है एक मैसेज थ्रू करता है। मैसेज क्या थ्रू करता है कि एक मेरा डिफ़ॉल्ट बियर जो है मेरा एक्टिवेट हो गया है ये, और साथ में ई नोड बी जो है एक SGW के साथ एक GTPU टनल क्रिएट करता है। ये क्रिएट करता है SGW पहले कर चुका है वो कि यूवी कोई भी इंफॉर्मेशन भेजेगा तो इस टनल के थ्रू भेजेगा। फिर ई नोड बी क्रिएट करता है कि अभी ये टनल है कि SGW को अगर कोई इन्फॉर्मेशन भेजनी है तो मतलब डाउनलिंक डाटा के लिए एक टनल क्रिएट कर दिया इन दोनों के बीच में। और वो सारी इन्फॉर्मेशन आपकी ये ई नोड बी क्रिएट करने के बाद इसकी आईडी जो है और ये डेटा रेडियो बेरर जो भी कंप्लीट हो गया ये सारी इन्फॉर्मेशन फिर एमएमई को भेज देता है कि एक टनल इन दोनों के बीच में क्रिएट कर दिए हैं मेरे और SGW के बीच में। एमएमई इसको को रिसीव होता है, एमएमई उसको वापस SGW को भेज देता है। SGW को फिर ये इंस्ट्रक्ट करता है क्योंकि कंट्रोल सिग्नलिंग का काम कंट्रोल प्लेन में जो भी कंट्रोल है जस्ट लाइक MSC यही काम करता है। तो ये फिर SGW को बोलता है कि अभी जो भी टनल का उसका आईडी रहेगा वो बोल देगा कि ये टनल आईडी है, अभी आप पर्टिकुलर दिस यूजर को कोई भी डाटा ई नोड बी के थ्रू भेजेंगे तो ई नोड बी को भेजेंगे उस यूजर के लिए, तो आप इस टनल आईडी का यूज करेंगे। तो SGW क्रिएट किया था डाउनलिंक के अपलिंक के लिए और फिर ई नोड बी क्रिएट किया डाउनलिंक के लिए। तो अब क्या हुआ, यूजर और ई नोड बी के बीच में डाटा रेडियो बेरर एक एस्टेब्लिश्ड हो गया है। इसके बीच में डाटा रेडियो बेरर एस्टेब्लिश्ड हो गया है यूजर प्लेन के लिए, और ई नोड बी और SGW के बीच में एक टनल क्रिएट हो गया है, एक पाथ क्रिएट हो गया है अपलिंक और डाउनलिंक दोनों डायरेक्शन में। इसी तरह SGW और PGW के बीच में एक टनल क्रिएट हो गया है IP पैकेट ट्रांसफ़र के लिए, अपलिंक और डाउनलिंक दोनों के लिए। और हर टनल का अपना एक ID होता है जो एमएमई के पास भी अपडेट रहता है। इस पर PGW SGW के बीच में जो टनल ID क्रिएट हुआ है इसका एड्रेस एमएमई को अपडेट नहीं होता है क्योंकि ये केवल इन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन होता है, उसको एमएमई से मतलब नहीं होता है। तो हम देख रहे हैं कि अब मेरा एक कम्युनिकेशन पाथ क्रिएट हो गया। अब इसके थ्रू मेरा यूवी जो है वो अदर नेटवर्क से IP पैकेट फ्लो होगा अपलिंक डायरेक्शन में या फिर डाउनलिंक डायरेक्शन में। ये मेरा हो गया LT अटैच या बोल सकते हैं LT कॉल फ्लो। तो LT नेटवर्क में मेरा कैसे IP पैकेट ट्रांसफ़र हो रहा है अपलिंक डायरेक्शन में और डाउनलिंक डायरेक्शन में, ये मेरा कंट्रोल सिग्नलिंग के लिए यूज होगा कंट्रोल प्लेन में। यहाँ हम देखते हैं कि मेरा कैसे कॉल फ्लो हो रहा है। थैंक यू।